नमस्कार, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं टेक्निया टीवी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी में दूसरे चरण का मतदान हुआ खत्म। देश में हिजाब को लेकर मचा घमासान। पंजाब सीएम का हेलीकॉप्टर रोका गया। उत्तर प्रदेश के असेंबली चुनाव में सोमवार को दूसरे चरण की वोटिंग हो गई। 9 जिलों की 55 सीटों पर 61.80% वोटिंग हुई। पिछली बार इन्हीं सीटों पर लगभग 65% वोटिंग हुई थी। इस हिसाब से इस बार 3% कम वोट डाले गए हैं। सोमवार को जिन 9 जिलों में वोटिंग थी उनमें 7 जिले ऐसे हैं जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, जबकि मुरादाबाद और रामपुर में मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। कुल मिलाकर कहें तो इस चरण में मुस्लिम वोटर्स बहुत महत्वपूर्ण थे। इन 9 जिलों की 55 में से कुल 38 सीटें ऐसी हैं जिन पर मुसलमानों के वोट बहुत अहम हैं। पिछली बार बीजेपी को यहां शानदार जीत मिली थी। 2017 में बीजेपी ने यहां की 55 में से 38 सीटें जीती। समाजवादी पार्टी ने 15 और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती थी, जबकि बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अखिलेश यादव तब केवल मुस्लिम प्लस यादव वोटों की सोशल इंजीनियरिंग पर निर्भर थे। सोमवार को जिन 55 सीटों पर वोटिंग हुई है उनमें 52 सीटों पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के और 3 सीटों पर जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार थे। अखिलेश यादव ने ये जानते हुए 52 में से केवल 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए और यहाँ 38 सीटों पर मुस्लिम फैक्टर काम करता है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजनीतिक विशेषज्ञ अदिति शुक्ला। अदिति, आप काफी टाइम से यूपी इलेक्शन पर नजर बनाई हुई हैं, तो आपका क्या मानना है कि अब की बार मुसलमानों ने यूपी में ज्यादा वोटिंग क्यों की है और इसका क्या नतीजा निकाला जा सकता है? देखिए इशिता, मुसलमानों का आगे बढ़ चढ़ के आना मतदान में काफ़ी अच्छी बात है। ये पिछले कुछ सालों में बहुत अच्छा ट्रेंड देखा गया है कि देश के मुसलमान आगे चलकर आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। मत देने की कीमत शायद उन्हें समझ आने लगी और ये बहुत ही अच्छी बात है। पर कौन किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है, ये बात किसी ने भी स्पष्ट नहीं की है। तो ये हमें इलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद ही पता लग पाएगा कि कौन किसके साथ और कौन किसके विरुद्ध। तो इसी से जुड़ता हुआ अदिति, एक और सवाल सामने आ रहा है कि मायावती इस बार यूपी में खुलकर प्रचार करती हुई क्यों नहीं देखी जा रही हैं? देखिए इशिता, मायावती जी ना बहुत ज़्यादा महागठबंधन में विश्वास रखती हैं। इस बार अखिलेश सरकार से ना उन्हें सहयोग नहीं मिला और शायद वो हार का बोझ अपने सर पर ले नहीं पाएंगी, तो इसीलिए हो सकता है कि वो नज़र नहीं आई किसी भी रैली में। तो आपका इस बात पर अदिति क्या मानना है कि भाजपा की रैलियों में योगी जी नहीं देखे जा रहे हैं बल्कि मोदी जी उनका प्रचार कर रहे हैं? देखिए इशिता, योगी जी अभी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ अभी भी वो भाजपा का चेहरा बनकर के इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन पर सरकार को विश्वास नहीं है, पूरा विश्वास है। इसीलिए वो अभी भी हमारे भाजपा के चेहरे के रूप में सामने आए हैं। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो सामने हो या ना हो उससे फ़र्क पड़ता है। उनका काम जनता ने देखा है और जनता उन्हें बढ़ चढ़ कर वोट ज़रूर देगी। अदिति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे को अपना वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। नतीजों को लेकर चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन असली फैसला तो जनता के हाथों में ही होता है और अब हमें इंतजार करना पड़ेगा चुनाव के नतीजों का। बहरहाल बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जनवरी में खुदरा महंगाई दर 6.01% पहुंच गई। आरबीआई के टारगेट रेंज से बाहर पहुंचने के बाद यह 7 महीने का रिकॉर्ड स्तर है। सोमवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कंज्यूमर गुड्स और टेलीकॉम से जुड़ी कीमतों में उछाल के कारण खुदरा महंगाई दर ने रिकॉर्ड बनाया। दिसंबर 2021 में रिवीजन के बाद खुदरा महंगाई दर का आंकड़ा 5.66% था। जनवरी 2021 में यह 4.6% थी। इसके पहले जून 2021 में मुद्रास्फीति 6.26% के हाई लेवल पर थी। एनएसओ की तरफ से सोमवार को जारी मुद्रास्फीति आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तु की महंगाई दर जनवरी 2022 में 5.43% रही, जो इसके पिछले महीने 4.05% थी। अनाज और उसके उत्पादों की महंगाई दर बढ़कर जनवरी में 3.39% रही, जो दिसंबर 2021 में 2.62% थी। आंकड़ों के अनुसार मांस और मछली श्रेणी में मुद्रास्फीति बढ़कर 5.47% रही, जो पिछले महीने 4.58% थी। सब्जियों के मामले में महंगाई दर बढ़कर 5.19% हो गई, जबकि दिसंबर महीने में इसमें 2.99% की गिरावट आई थी।
आरबीआई मौद्रिक नीति पर विचार करते समय मुख्य रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति पर गौर करता है। सरकार ने केंद्रीय बैंक को 2% घट बढ़ के साथ खुदरा महंगाई दर 4% पर बनाए रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। देश में हिजाब को लेकर लगातार विवाद जारी है। इस मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार से सुनवाई शुरू की। इस दौरान केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने हिजाब को लेकर कई अहम बातें कही हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि हिजाब के नाम पर विवाद कर रहे कुछ लोग बार बार शरीयत का हवाला दे रहे हैं। अगर शरीयत की मानी जाए तो एक मुसलमान को उस देश में भी नहीं रहना चाहिए जहां शरिया नहीं लागू है। इस्लाम में तो औरतों की आवाज पर भी पर्दा है। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि इस्लाम ने अपनी किताब में बताया है कि हिजाब इस्लाम में जरूरी नहीं है, इसलिए सिखों के केश, कड़े, कृपाण की तुलना हिजाब से नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि कई लोग देश में 3 तलाक कानून खत्म होने से नाराज हैं, इसलिए ऐसी साजिशें की जा रही हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाबी महिला देश की प्रधानमंत्री बनेगी। उन्होंने कहा कि ये सब बरगलाने वाली बातें हैं, जिसे देश के लोग चुनेंगे वही देश का प्रधानमंत्री बनेगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के हेलीकॉप्टर को सोमवार को चंडीगढ़ से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूवमेंट के चलते इलाके में नो फ्लाई जोन लगाया गया। पीएम मोदी सोमवार को पंजाब में 20 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एक रैली को संबोधित करने पंजाब गए हैं। चन्नी को होशियारपुर में अपनी पार्टी के नेता राहुल गांधी की रैली में शामिल होना था। पीएम मोदी जालंधर में प्रचार के लिए गए थे और पिछले महीने पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के बाद यह राज्य में उनका पहला दौरा था। अधिकारियों ने कहा कि नो फ्लाई जोन लागू होने के कारण चन्नी के हेलीकॉप्टर को चंडीगढ़ से उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी गई। घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए चन्नी ने कहा, मैं मुख्यमंत्री हूँ, आतंकवादी नहीं। जालंधर में जनसभा में मोदी ने चन्नी के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने लुधियाना में एक चुनावी रैली में चन्नी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि जब वह देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सके तो वह पंजाब की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। पंजाब में एक ही चरण में यानी 20 फरवरी को मतदान होगा। मतों की गिनती 10 मार्च को होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विनीत जोशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मंत्रालय ने उन्हें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया है। मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश भी जारी किया है। विनीत जोशी वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। विनीत जोशी को आईएएस मनोज आहूजा की जगह लाया गया है। जोशी को यह जिम्मेदारी आज 14 फरवरी को ही सौंपी गई है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने नियुक्ति के बारे में घोषणा कर दी थी। विनीत जोशी मणिपुर 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। विनीत ने इलाहाबाद के एनी बेसन स्कूल और जीआईसी से अपनी शुरुआती शिक्षा प्राप्त की। आईआईटी कानपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उन्होंने ग्रेजुएशन की। उन्होंने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की। 2000 से 2001 तक उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में निजी सचिव का पद संभाला। विनीत से पहले आईएएस मनोज आहूजा ने साल 2020 में सीबीएसई चेयरमैन का पद संभाला था। सोमवार को विनीत जोशी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। देश दुनिया की बाकी बड़ी खबरें के लिए जुड़े रहें टेक्निया टीवी के साथ। धन्यवाद।